ठीक, देखिए हर्मिशन पढ़े थे और हर्मिशन के लिए क्या कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि जो मैट्रिक्स होगा वो अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी ए थीटा के इक्वल होना चाहिए, ये पढ़े हुए थे हम लोग। दूसरा ये कंडीशन था कि जो ए आई जे होगा वो ए जे आई कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। ये एलिमेंट में बात हुआ है, स्मॉल लेटर मतलब क्या, एलिमेंट में डिस्कशन कर रहे हैं, कैपिटल लेटर मतलब क्या, ये मैट्रिक्स में डिस्कशन हो रहा है। तो पहला कंडीशन हर्मिशन का ये था। दूसरा कंडीशन था कि ए आई जे इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। और तीसरा कंडीशन क्या हुआ करता था कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। जब ये प्योरली रियल होगा केवल तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल अपने पास कुछ इस तरीके का हुआ करता था कि ए कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें यहाँ पे डायगोनल में 2 5 7 लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 प्लस आई है। तो इस वाले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इस वाले पोजीशन पे इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए 3 माइनस आई। इस जगह पे अगर 5 आई लिखा हुआ है तो इस प्लेस पे 3 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए, माइनस 5 आई। अगर बाय द वे यहाँ पे -1 माइनस आई लिखा है तो इस प्लेस पे इट इज 3 2 प्लेस, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 प्लस आई होना चाहिए। तब जाके हम लोग बोलते थे कि ए थीटा के बराबर, ए आई जे ए जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो रहा है, प्योरली रियल हो रहा है। अब थोड़ा इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, पीछे का पार्ट ही लेके चल रहे हैं क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ था और इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। सोच के देखिए, अगर आयोटा से ए को मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा कॉम्प्लेक्स का आयोटा से अगर मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2i, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3i प्लस आई स्क्वायर मतलब -1। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़े हम लोग कि आई स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो -1 यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हुआ तो 5i स्क्वायर मतलब -5, ठीक है। ये अब कितना हो जाएगा, 3i प्लस 1, ये 5i, ये वाला -i प्लस 1, ठीक है। -5i इंटू आई तो कितना हो गया, -5i स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 तो +5। इस प्लेस पे -1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हुआ -i-1, 7 मल्टीप्लाई हुआ 7 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चेक कीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कैसा, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। दूसरा, आप इसमें ये 1 2 प्लेस है और 2 1, इसमें क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, मीन्स कि यहां पे लिखा है 3i माइनस 1, अगर हम इसका नेगेटिव कॉमन ले लें, ठीक है, नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3i। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लगा दें, अब बताइए ये कितना बनेगा, ये कितना हो जाएगा, -3 तो 3i -1 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है ना, कॉन्जुगेट किए तो 1 प्लस 3i हो गया, फिर उसके बाद माइनस लगा दिए, ठीक है। एक मिनट, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, 3i प्लस 1, ठीक है, 3i प्लस 1, ये कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस चीज में से हम लोग क्या किए, कॉन्जुगेट लगा दिए। तो कॉन्जुगेट लगाएंगे, अगर कॉन्जुगेट लगा देंगे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3i, उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा 3i माइनस 1। देखिए 3i माइनस 1 है, ठीक है। यानी हमको क्या करना था कि कॉन्जुगेट करना था और उसके बाद एक माइनस निकाल लेना था, ठीक है। आप समझे इस बात को, बस वही चीज हम लिखना चाह रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और इसमें क्या रिलेशन आएगा, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, 3i माइनस 1 का कॉन्जुगेट करेंगे। जब कॉन्जुगेट करेंगे हम लोग तो ये कितना बन जाएगा, -3i माइनस 1,
और बाद में हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव लगा देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 3i+1। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है 3i+1, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसको छोड़िए अभी, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। चेक कीजिए, 3i-1 उसका कॉन्जुगेट तो कितना हो गया -3i प्लस -1, -3i -1, माइनस कॉमन निकालिए, कितना बच गया 3i+1, ये इसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3i+1 है वो इसके नेगेटिव कॉन्जुगेट के बराबर है। अब थोड़ा सोचिएगा, ये वाला एलिमेंट कौन से प्लेस पे और ये वाला एलिमेंट कौन से प्लेस पे, ढूंढिए। ये a12 है और ये कौन है 21, तो हम लिखते हैं a21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a12 कॉन्जुगेट। समझे आप इस बात को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे? ठीक है, हमको रिलेशन दिखाना था किसमें 1-2 में और 2-1 में, तो हम उसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहे थे। तो जो 3i-1 था उसको कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके 3i+1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि aij वो नेगेटिव ऑफ aj के कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, ये चीज यहां पे ट्रू हुआ। अब थोड़ा सोच के बताइएगा दो चीज क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला aij नेगेटिव कॉन्जुगेट के बराबर, दूसरा जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसा है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग कहां पे पढ़े थे, स्क्यू में। ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन हम लोग पढ़े थे, किस में पढ़े थे, स्क्यू हर्मिशन में पढ़े थे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक हर्मिशन मैट्रिक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे, IA बना दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन में। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला, आयोटा इंटू हर्मिशन मैट्रिक्स that is equals to skew Hermitian matrix, that is equals to skew Hermitian matrix। इसी चीज को एक बार और सोचिएगा, अगर हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा ऑफ स्क्यू हर्मिशन that is equals to माइनस ऑफ हर्मिशन हो जाएगा। सोचिए, आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, यानी कि आयोटा इंटू स्क्यू हर्मिशन that is equals to नेगेटिव ऑफ हर्मिशन, ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोच के बताइएगा, आपको पहले भी ये चीज बताया है कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम लोग, प्योरली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो क्या कभी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेगेटिव हर्मिशन का मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हर्मिशन में चेंज हो गया। ठीक है, माइनस से उसके कैरेक्टरिस्टिक पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, आप हर जगह पे नेगेटिव लगा दें तो ये हर्मिशन ही रहेगा। अगर ये स्क्यू हर्मिशन है, अगर आप हर जगह पे नेगेटिव लगा दें, ये स्क्यू हर्मिशन ही रहेगा। तो हम आपको बस एक चेंज दिखाना चाहते थे कि इस रिलेशन में अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा इंटू स्क्यू हर्मिशन वो हर्मिशन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा या फिर हर्मिशन मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में बात करें तो नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं। और बाय द वे अगर एग्जैक्ट रिलेशन में बात करें हम लोग तो कह सकते हैं कि आयोटा इंटू स्क्यू हर्मिशन दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हर्मिशन, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। समझ में आया कब नेगेटिव होगा कब नहीं होगा। पहला चीज, हर्मिशन में आयोटा से मल्टीप्लाई किए, स्क्यू हर्मिशन में आयोटा से मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव ऑफ हर्मिशन, एग्जैक्ट वैल्यू नेगेटिव ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक में बात करें तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है जिसमें कि हम लोग हर्मिशन को स्क्यू हर्मिशन में या स्क्यू हर्मिशन को हर्मिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, बाय द वे अगर आप कभी भी दो हर्मिशन मैट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है, दो हर्मिशन मैट्रिक्स A and B are Hermitian matrix, A and B are Hermitian matrix, then ध्यान रखिएगा इसमें पहला कंडीशन क्या है कि AB प्लस BA
ए बी प्लस बी ए ये हर्मिशन होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स, और ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू हर्मिशन होगा, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ए और बी दोनों कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों हर्मिशन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग बोथ ऑर्डर में करें, मींस ए बी और बी ए दोनों निकाल के ऐड किया गया तो हर्मिशन, और सब्ट्रैक्ट किया गया तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी क्लियर हुआ है कि नहीं वीडियो? यस सर। क्लियर हो गया है? ठीक, इस पे डील किए थे, कुछ बात किए थे। ए as any square matrix, A as any square matrix, then A plus A theta is Hermitian matrix। ऐसा कोई क्वेश्चन बनाए थे हम लोग इसके बेसिस पे? यस सर। हाँ ठीक। और दूसरा था A माइनस A थीटा दैट इज इक्वल्स टू स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन आपको याद होगा, हम एक बार और बोले थे कि जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है वैसे ही हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन भी होता है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में जैसे कन्वर्ट किए थे ना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, थोड़ा अभी थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा क्योंकि इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसके बेसिस पे हम ए को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। सोच के देखिए, इसमें प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ ए मिलके कितना हो गया? ए। यानी कि आप एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को चाहे वो कैसा भी रहे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसमें से हर्मिशन पार्ट कितना होगा, यानी कि हर्मिशन कैरेक्टर कंटेन करने वाला पार्ट कितना होगा? तो हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा ये हो गया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हर्मिशन फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू हर्मिशन कितना होगा? स्क्यू हर्मिशन इट इज हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा, ये निकलेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिएगा, हम शायद आपको पिछले क्लास में ये पढ़ाए थे, स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, अगर बाय द वे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन करते हैं तो वो सिमेट्रिक हो जाता है ना? पढ़े थे ना ये चीज? बस वैसा ही इसके साथ भी है, इसके साथ भी वही चीज है। ठीक है, इसके साथ भी वही चीज है। अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का पावर ऑड होगा तो ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर बाय द वे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का पावर इवन होता है तो वैसे केस में ये हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये चीज इसके साथ चलेगा। दूसरा एक और प्रॉपर्टी इसी में कंटिन्यू रहते हैं हम लोग। ठीक है, बाय द वे अगर कभी कोई एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है बी एंड सी आर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो वैसे केस में सोच के बताइएगा BC प्लस CB का कैरेक्टर कैसा होगा और BC माइनस CB का कैरेक्टर कैसा होगा? सोचिए। ऊपर वाला का हो जाएगा हर्मिशन और नीचे वाला का स्क्यू हर्मिशन। हाँ, यानी कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो दिया गया मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। अगर दोनों के डिफरेंट ऑर्डर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगा, और बाय द वे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये कैरेक्टर इसके साथ चलता रहता है। इसमें से कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पूछ लीजिए। है? यस सर। कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ ठीक।
देखिए एक और का प्रॉपर्टी इसी में कंटिन्यू, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स, अगर ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी ये भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी कांस्टेंट से, लैम्डा और म्यू जो है ना ये रियल नंबर है, लैम्डा और म्यू जो है ये रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर से हर्मिशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हम लोग को हर्मिशन मैट्रिक्स ही मिलता है, मतलब उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बाय द वे अगर ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स तो वैसे केस में जो लैम्डा ए प्लस म्यू बी होगा ये स्क्यू हर्मिशन ही रहेगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही रहेगा। ये सारा प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप याद रखेंगे तो किसी एक क्वेश्चन में जब रिक्वायरमेंट होगा आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप देखे होंगे अभी तक डीपीपी बनाते बनाते कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहता है जो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही बनता है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद होगा आप क्वेश्चन में प्रोसीड ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट बोलिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इनवॉल्यूटरी क्या ए स्क्वायर आई के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा हम उसी सीक्वेंस में थोड़ी पूछेंगे जैसे लिखा है, पूछना है तो हम थोड़ा रैंडम पूछेंगे ना। ऑर्थोगोनल ए इंटू हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, नील पोटेंट नील पोटेंट ए टू दी पावर एन दैट इज इक्वल्स टू नल, मगर ए टू दी पावर एन माइनस वन नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये हुआ करता था। ठीक है, अच्छा इसी में एक एडिशनल पार्ट, अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसलिए हम लिस्टिंग कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक छोटा सा और पार्ट था यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्योंकि हर्मिशन का यूज होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का यूज होता है, इसलिए हम उस टाइम में आपको नहीं बताए थे। अब हम लोग हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन पढ़ लिए हैं तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए आप कंडीशन देख सकते हैं कि क्या होता है। यूनिटरी के लिए कंडीशन है सिंपल, a इंटू ए थीटा दैट इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, a इंटू ए थीटा अगर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो मैट्रिक्स a जो होगा देन a कॉल्ड यूनिटरी, a कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तब जाके हम लोग a को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए अगर उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आई के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर, तो मैट्रिक्स को हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है इफ ए बी इक्वल्स टू ए, बी ए इक्वल्स टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन में देके रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है बी, सेकेंड है ए, थर्ड है 1 और फोर्थ है 0। ठीक है, ये ऐसा ये दिया हुआ है। देखिए ऐसे कंडीशन पे क्वेश्चन आपको बताए थे जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे तब। ठीक है, बस उसी टाइप का रिलेशन यूज करना है। इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, ए बी आपके पास है जो इक्वल टू ए है, बी ए दिया गया है जो इक्वल टू बी है, दोनों में से किसी भी रिलेशन को लेके प्रोसीड कर सकते हैं, मगर किसको प्रेफरेंस दें, किसको यूज करें हम, तो वो चीज आपको ये बताएगा जो पूछा गया है। बी स्क्वायर लिखने का मतलब ये हो गया कि आपको बी को प्रेफरेंस देना है,
क्योंकि बी के बारे में पूछा गया है। सोच के देखिए, अगर इसमें हम बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी मिलेगा, मगर यहां बी से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन भी तो पूछा है बी स्क्वायर के बारे में, तो क्या आपको ये बात पता चला कि क्वेश्चन प्रोसीड करने के लिए हमको कौन सा रिलेशन लेना है, बी ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से सिंस ये दिया गया कि बी ए जो है वो बी के बराबर है, उसके बाद हम क्या किए कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई बी। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, या तो आप प्री मल्टीप्लायर की तरह बी को यूज करेंगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लायर की तरह बी को यूज करेंगे। हम यहां यूज कर रहे हैं एज अ पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो बी ए ये एक पार्ट था इंटू बी एज पोस्ट मल्टीप्लायर, दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू बी। बी था और बी से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है और इन तीनों मैट्रिक्स में अगर आप देखें, ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ स्टार्टिंग में पढ़े थे हम, आपको बोले थे ये लॉ एज अ थ्योरी आपके सामने आ रहा है, मगर कभी ये क्वेश्चन में यूज आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है जहां पे इसका यूज हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे एसोसिएटिव में कि अगर बी ए बी लिखा है और बी ए को प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं इस लाइन का बी बाहर और प्रेफरेंस दे दें ए बी को, तो रिजल्ट तो सेम रहता है ना। क्या आप इस बात को समझे, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और राइट साइड में कितना, बी स्क्वायर, राइट साइड में बी स्क्वायर। अब सोच के बताइए दिए गए डेटा में ए बी किसके बराबर, ए के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू इसके प्लेस पे ए, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। फिर से सोच के देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा बी ए किसके इक्वल, बी ए किसके इक्वल, बी, तो बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू कितना, बी स्क्वायर। अब यहां पे आपको एक चीज पता चला, ए स्क्वायर ए के इक्वल तो आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर अगर बी के इक्वल तो बी मैट्रिक्स कैसा निकला, आइडेम्पोटेंट। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर बी के इक्वल हो। ठीक है, आंसर कितना आएगा, बी। बोलिए किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में। देखिए एक और क्वेश्चन है ऐसे ही बेसिस पे, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस as AB is equals to A, BA equals to B। तो पूछा गया only B is idempotent, B is idempotent। दूसरा A B both are idempotent। तीसरा only A idempotent, only A idempotent। और फोर्थ में वही none of these, none of these। ठीक है, ट्राई कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, अभी जो क्वेश्चन बताए थे ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। ए बी ए के इक्वल है और बी ए बी के इक्वल है, तो एक बार आप ए बी को लेके चेक करेंगे ए से मल्टीप्लाई करके, और बी ए को लेके चेक करेंगे बी से मल्टीप्लाई करके। चेक कीजिए, ए बी बोथ आर आइडेम्पोटेंट। हाँ ठीक, सबसे पहला चेकिंग हम लोग स्टार्ट किए ए बी इज इक्वल्स टू ए को लेके दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किए, वो भी कैसा, प्री मल्टीप्लायर की पोस्ट मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर बाद में। तो क्या लिखेंगे ए बी ए दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, बी ए किसके बराबर, तो बी ए बी के बराबर, तो a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल, तो ए बी ए के इक्वल,
a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया a जो है वो कैसा, आइडेम्पोटेंट, a मेरा आइडेम्पोटेंट निकल गया। सेम वैसे ही दूसरा चेकिंग हम लोग करेंगे किसके लिए, bA को यूज करके। तो BA इज इक्वल्स टू B, आइडेम्पोटेंट के लिए हम लोग फिर से पोस्ट मल्टीप्लायर, और वो भी कौन, BA, और इसके बाद एज पोस्ट मल्टीप्लायर B को यूज करेंगे। इधर भी B से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे, AB को। तो B इंटू AB किसके इक्वल दिया, A, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या हो गया, B स्क्वायर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BA किसके इक्वल है, B, यानी B इज इक्वल्स टू B स्क्वायर से हमको पता चला कि जो B है वो भी कैसा है, इज आइडेम्पोटेंट। ये भी कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका नहीं बन पाया था आप एक बार इसको नोट कर लें, और जिसका हो गया था बाकी तो ठीक है। A और B दोनों कैसा निकलेगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकलेगा। और किसी को कोई डाउट भी है समझने में, चलिए कोई डाउट नहीं, ठीक। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है ना और क्वेश्चन होता है, ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, थोड़ा ये ट्रिकी होता है। और जो कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हो गया अपना। अब थोड़ा नए सेक्शन पे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ही पार्ट है, अभी डिटर्मिनेंट नहीं स्टार्ट किए हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2, 4, 5, 10 ये सब आएगा। मगर मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। ये सिंपल अरेंजमेंट है, यानी कि मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, मगर डिटर्मिनेंट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अभी अभी जो चीज लिखा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक अरेंजमेंट का क्या कांस्टेंट वैल्यूएशन होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है, हाँ, मैट्रिक्स ए 1 2 5 2 1 0 3 1 3 ऐसा, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे मॉड ए भी दिखाते हैं, मगर मैट्रिक्स के केस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि आप अपने मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को प्रेफर करें। ठीक है, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को प्रेफर करें और साइन लेके चलना है हमको प्लस माइनस प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, साइन में कोई चेंज नहीं, और माइनस का मतलब क्या होता है कि जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले 1 लिए, जैसे 1 लिए तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या क्या एलिमेंट हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच गया ये 4 एलिमेंट, इसको हम लोग लिखेंगे 1 0 1 3। उसके बाद ये पार्ट, तो ये कौन से साइन के साथ, माइनस, -2। इस 2 से रिलेटेड कॉलम को छोड़ देंगे, इस 2 से रिलेटेड रो को छोड़ देंगे। ठीक ना, इस 2 से रिलेटेड सेकंड कॉलम छोड़ दिए, इस 2 से रिलेटेड फर्स्ट रो को छोड़ दिए। क्या बचा, 2 0 और 3 3, 2 0 और 3 3। उसके बाद सबसे लास्ट एलिमेंट कौन से साइन के साथ, प्लस, तो +5। इस 5 से रिलेटेड कॉलम को छोड़ा गया, रो को छोड़ा गया, 4 एलिमेंट कौन बचा, 2 1 3 1। ठीक है, इसको लिख दिया हम लोग 2 1 3 1। देखिए अभी तक आप मैट्रिक्स में ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे थे, इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मगर नीचे में आप क्या देख रहे हैं, पैरेलल लाइन। तो जब भी ये पैरेलल लाइन होगा ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जब कभी भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होगा ये हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर में जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो यहां भी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए ही प्रोसीड कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस को यूज कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपना क्या होगा, ये
प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई और ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई, अपर लेफ्ट से लोअर राइट मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ, लोअर लेफ्ट से अपर राइट मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ, फिर से ये प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ। सोच के बताइएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 5 टाइम्स 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, अब हम लोग इसको केवल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ये 3 हो गया, माइनस 12 हो गया और यहां से माइनस 5। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को कितना दे रहा है, माइनस 14। ये जो माइनस 14 है ये है क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 14 यूनिट। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट निकालने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई डाउट नहीं, ठीक है देख लीजिए। और एक डिटर्मिनेंट निकालिएगा तब जब हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है इज 2 1 5 1 1 माइनस 1 0 1 3। फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। हाँ, फर्स्ट रो में लिखा है 2 1 5, सेकेंड रो में 1 1 माइनस 1, थर्ड रो में 0 1 3। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। सिक्स आ रहा है, ठीक। सबसे पहले 2 टाइम्स ये आया 3 प्लस 1 4, माइनस 1 टाइम ये आया 3 माइनस 0 3, प्लस 5 टाइम्स ये आया 1 माइनस 0 1, दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है ना। और किसी का आंसर है? अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। देखिए 2 टाइम्स हुआ ना, 2 टाइम्स, तो ये आएगा 3 और माइनस ऑफ माइनस 1 तो वो प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है रवि, तो ये 4 हो जाएगा 8, फिर माइनस 1 टाइम ये हो जाएगा 3 और ये माइनस 0 तो 3, 5 टाइम में ये 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये 8 है माइनस 3 है प्लस 5 है। ठीक है, 10 हो जाएगा। देखिए आगे, एक मैट्रिक्स का टाइप होता है, कहते हैं उसको सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स, वैसे केस में मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा वो हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एक और जरूरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। जो स्क्वायर नहीं होगा, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होगा, उसके लिए कभी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी अब इसके आगे का जो भी कैलकुलेशन अपना होगा वो पूरा का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डील करते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहां क्या बोला गया कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 का। ठीक
ठीक है, इसमें लिखा है 1 2 -1 3 4 7 2 4 -2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए फटाक से। निकालिए इसका डिटर्मिनेंट, पढ़ पा रहे हैं ना? निकल गया? ठीक है, निकालिए आप। निकालिए। 0 आ रहा है सर। आ रहा है 0? यस सर। ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है बताइएगा हमको कि नहीं आ रहा है सर। सॉल्व कर दे, एक बार सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 टाइम डिटर्मिनेंट किसका, इसका रो कॉलम छोड़ के 4 7 4 7 4 -2 -2 टाइम्स इसका कॉलम रो छोड़ के 3 7 2 -2 3 7 2 -2 -1 टाइम इसका कॉलम और रो छोड़ के 3 4 2 4 3 4 2 4, ये आ जाएगा। आपको जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग -8 -28, ये मल्टीप्लीकेशन प्लस से, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ, -2 टाइम -6 और इधर साइड में -14, ठीक है, -14। 0 है। हाँ 0 आएगा, एकदम ठीक। ये हो गया 12 -8। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ये 0 आएगा, ठीक है। आपको याद होगा, आप में से कोई हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है, 2x2 ऑर्डर या 3x3 था, 0 1 2 इंटर के साथ, 0 और 1 इंटर के साथ, जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो। तो हम आपको क्या बोले थे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब वो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट में अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, इस कारण से उस क्वेश्चन को हम होल्ड में रखे हैं कि जब हम आपको वो प्रॉपर्टी बताएंगे तब जाके हम आपका कैलकुलेशन दिखा सकेंगे, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन को हम रुकवा दिए थे और हम आपको टॉपिक भी बता दिए थे कि डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे। अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रहे। देखिए हम एक प्रॉपर्टी यूज किए क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, हम आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे, हमको पता है। देखिए क्या यूज किया, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम अपने मन से ये लिख दिए और फिर भी हम बता दिए कि ये 0 होगा, हम कंफर्म थे ये 0 होगा। फर्स्ट रो देखिए क्या लिखा है, 1 2 -1। थर्ड रो देखिए क्या लिखा है, 2 4 -2। इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देखिए ये मिल रहा है आपको थर्ड रो। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो मिल रहा है। हाँ, जब भी सेम प्रोपोर्शन में होता है दो रो का एलिमेंट अगर सेम प्रोपोर्शन में हो जाए, डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने आप 0 होता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में ये पढ़ेंगे हम लोग। तो बाय द वे कुछ भी दिया है, आपको इतना तो पता चला कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले 0 आया। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है, वैसे केस में हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स के एक टाइप में आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कौन से टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। याद रहेगा, डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। और मैट्रिक्स ए दिया कितना है, तो मैट्रिक्स ए दिया है 2x² 4 -1। थोड़ा बताइए तो x का रियल वैल्यू क्या हो सकता है, खुद से कोशिश कीजिए। सर -½ होगा। अच्छा -½ निकालना क्या है, अच्छा रूट में है सर, रूट होगा। ठीक है। हमको ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और उसको 0 करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो ये मिला हमको -2 और ये हमको मिल गया कितना, -4x²
यही ना मिलेगा, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ। तो क्या लिखा है कि 4x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस निकाल के इधर भेज दीजिए ना। तो x² कितना आ गया मेरे पास, ये वाला पार्ट -1/2, ठीक है। तो x हमको कितना मिला, x मिला √(-1/2), x हमको कितना मिला, √(-1/2), प्लस माइनस के साथ, है ना, प्लस माइनस के साथ। तो अगर हम रियल वैल्यू देना चाहें तो नो रियल वैल्यू, आंसर क्या लिखेंगे, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। और अगर हम कॉम्प्लेक्स में आंसर देना चाहें तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म x जो होगा वो प्लस माइनस √(1/2) आयोटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये तो पता नहीं ना हमको कि मेरे ऑप्शन में केवल रियल ही पूछा है या फिर मेरे पास कॉम्प्लेक्स का भी कोई ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कैसा दिया है। अगर ऑप्शन में एक भी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है तो आप कॉम्प्लेक्स वाला आंसर देंगे। अगर आपके ऑप्शन में एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी पार्ट नहीं दिया गया है तो आपका आंसर रियल के बेसिस पे होना चाहिए। ये हम इसलिए डिस्क्राइब किए ना क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो आप जानते हैं नन ऑफ दीज रहता है जनरल केस में, ठीक है। तो कहीं आप निकालें और वैल्यू लिखा था 1/2, 3 और 4 और फोर्थ में दिया हुआ था नन ऑफ दीज, आप क्या सोचे कि कॉम्प्लेक्स आंसर होगा, इस कारण से आप नन ऑफ दीज में आंसर टिक करके चले आए, मगर होना क्या चाहिए था, ये नो रियल वैल्यू, ठीक है, नो रियल वैल्यू। तो आपको इस तरीके से थोड़ा समझना होगा। आपके ऑप्शन में अगर एक भी पार्ट कॉम्प्लेक्स का है तो कॉम्प्लेक्स वाला आपका आंसर हो सकता है, अगर एक भी पार्ट आपके कॉम्प्लेक्स का नहीं है तो वैसे केस में आप रियल वाला आंसर देंगे। तो यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ x के लिए आप क्या बता सकते हैं, नो रियल वैल्यू ऑफ x, मगर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बता सकते हैं, +-1/√2i, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें, देख लीजिए, कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है, बनाइएगा। इफ a इक्वल्स टू x1 0 0x1 1 0x is singular matrix, find x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 1 आ रहा है, यस सर। चलिए ठीक है। और किसी का, सर x is equal to √(1 क्यूब रूट ऑफ -1, यस सर। तो -1 आप लिख सकते हैं, रियल वैल्यू आंसर देंगे। यस सर। कॉम्प्लेक्स में फिर क्या होगा वो भी हम लोग देख लेंगे, है ना। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे कि x टाइम ये हो गया x² -0, x² -0, ये -1 टाइम, -1 टाइम ये आएगा 0 -1, 0 -1, फिर 0 टाइम कुछ भी आएगा 0 ही होगा, मगर लिख लेते हैं 0 - x, क्या आएगा 0 - x, ठीक है। अच्छा, हम लोग को ये पता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट कितना, 0 होने का मतलब यहां से हम लोग को मिल गया x³ और इस प्लेस पे +1 दिख रहा है, ठीक है, +1, तो x³ +1 0, तो x³ कितना -1, तो x हम लोग को कितना मिलेगा, इट इज क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ -1 को अगर हम चाहें, मेरे रियल में आंसर क्या होगा वो हम लिख दे रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में बताते हैं। तो
रियल वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू -1 हो गया। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी कि इमेजिनरी पार्ट को लेके आप क्या कह सकते हैं, सोचिए अगर ये माइनस नहीं होता तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, अगर ये माइनस नहीं होता तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस लग गया तो क्या दिक्कत, माइनस अगर लग गया तो कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे नेगेटिव ऑफ 1 टू द पावर 1/3, यानी x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 टू द पावर 1/3 क्या क्या देता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देता है। अब नेगेटिव इन तीनों पे लगा दीजिए तो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू पता चलेगा x का क्या होता है, -1 मिलेगा सबसे पहला, दूसरा माइनस ओमेगा और तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कितना वैल्यू हो गया 3, और ये तीनों वैल्यू कौन कौन, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों x का वैल्यू है जो कि आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। और रियल वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो रियल आंसर देना हो तो केवल -1 देके आंसर खत्म, कॉम्प्लेक्स देना हो तो तीनों देना पड़ेगा आपको। ठीक है, रियल भी देना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स भी देना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा पहचानिएगा, ये मैट्रिक्स ए कौन से टाइप का है, मैट्रिक्स ए, ठीक ना, 0 2 5 -2 0 -3 -5 3 0, कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक है। एक बार हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक ना, चेक कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स, यहां पे कितना आया 0 + 9, फिर उसके बाद -2 टाइम्स यहां पे कितना आ गया, ये 0 और -15 0 -15, फिर +5 टाइम्स ये कितना हो गया -6 और 0, -6 + 0 वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू अपने पास जो पार्ट आ रहा है, देखिए ये तो 0 हो गया, -2 और -15 +30 और ये -30, वैल्यू कितना आ गया 0। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का कितना आ गया 0। एक्चुअल में ये होता है अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, इवन नहीं, ऑड ऑर्डर का। ऑड ऑर्डर कहने का मतलब क्या, ये कितने ऑर्डर का है, 3x3, तो 3 कैसा नंबर, ऑड। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अगर देखें और कंक्लूजन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फॉर एनी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमेशा कैसा होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इवन ऑर्डर का नहीं, जब भी रहेगा कैसा, ऑड ऑर्डर का, केवल तभी उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। और उस टाइम में हम लोग ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा। आगे प्रोसीड कर रहे हैं। माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल में अभी ये जो पार्ट हम लिख दिए, ये टॉपिक जो लिख दिए, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनवर्स के कैलकुलेशन का स्टेप्स होता है, दिए गए मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो सीख लिए, माइनर्स निकालते हैं, वो अभी सीखेंगे, इसके बाद कोफैक्टर निकाला जाता है, उसके बाद एडजॉइंट निकाला जाता है, तब जाके इनवर्स निकलता है। तो अपना जो भी 4 स्टेप है वो सब पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, सबको एक साथ कंबाइंड करेंगे तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है,
पहले हम आपको कैलकुलेट करके दिखा दें, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसमें यहां लिखा है 2 1 5 0 7 4 3 6 8 ऐसा, ठीक है। ये तो टोटल मेरे पास 9 माइनर्स है, क्योंकि ये 3x3 सॉरी 9 एलिमेंट्स है, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इसमें ये कौन सा प्लेस होता है 1 1, तो इसका जब माइनर निकालेंगे तो लिखेंगे M11, यानी माइनर फॉर द प्लेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, माइनर फॉर प्लेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, मतलब कौन से एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन है, 2 के लिए, 2 के लिए माइनर निकाल रहे हैं। तो करना क्या होता है कि इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट बच गया, बस उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। देखिए 2 से रिलेटेड फर्स्ट रो छोड़ दिए, 2 से रिलेटेड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, बच गया 7 4 6 8, लिख लिए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये आया 56 माइनस 24, तो 56 माइनस 24 का मतलब हो गया 32, ठीक है। तो M11 यानी 1 1 प्लेस के माइनर का वैल्यू कितना आया, 32 आया। सेम वैसे ही जब हम M12 कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, मींस किसके लिए कैलकुलेशन है, 1 के लिए, इस 1 के प्लेस पे क्या माइनर होगा वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1 से रिलेटेड कौन सा रो छोड़ेंगे, फर्स्ट रो, और 1 से रिलेटेड कौन सा कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम। बचा क्या क्या, 0 4 3 8, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 4 3 8, ये डिटर्मिनेंट वैल्यूज का निकाल लें, 0 -12 अच्छा M13 सोच के बोलिए डिटर्मिनेंट में क्या लिखें, आप बताइए। सर -21। नहीं पहले अरेंजमेंट लिख लेते हैं, फिर वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 0736 और फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया -21, ठीक है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप वैल्यू बताइएगा, जिसका पूछेंगे। M32 बताइए, 32 सर कौन सा, 32 M32 32 मतलब क्या, थर्ड रो सेकंड रो, हाँ 32 के 2054 यही वाला ना, हाँ तो 2504 और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। चलिए ठीक है, M23 बताइए क्या होगा, M23 रैंडम तरीके से पूछेंगे, है ना। 23 है ना, 23 ये है, तो निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, यहां से 12 और -9, है ना। इसके लिए कर रहे हैं ना, 23 तो ये है, तो 23 से रिलेटेड थर्ड कॉलम छोड़ दिया और रो छोड़ दिया, तो बचा क्या 2136 और इसको सॉल्व किया आप तो कितना आया 12 -3 9 आएगा, ठीक है। अच्छा बचा क्या 21 ये है, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे 8 -30 -22 M31 ये है 31, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे 4 -35 -31 M32 तो निकाल लिए थे 33 M33 ये है 33, इसके लिए 14 -0 14, क्या बच रहा है 5 3 8, 1 का हो गया, 2 का 2 1 2 2 M22 ये 7 है, तो क्या आएगा 16 -15 1। बोलिए कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको नहीं समझ में आया कि कैसे आ गया, सब ठीक, चलिए सब बढ़िया लग रहा था। तो क्या करेंगे ना कि माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनर मैट्रिक्स को कैपिटल M से दिखाएंगे। किसका माइनर मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, ए का, ऐसे लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, माइनर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल्स टू, इसका सीक्वेंस ऐसा होगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। अब सबका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, बस उसको लिखना है हम लोग को, तो हम लोग को माइनर मैट्रिक्स मिल जाएगा। 1 1 कौन 32,
फिर -12 -21, 32 -12 -21 ये मिल गया। उसके बाद M21 -22, M22 1, M23 9, 9, M31 -31, -31, M32 8 14, और M33 14। ठीक है, तो यहां से हम लोग माइनर कैलकुलेट कर लिए, माइनर मैट्रिक्स निकाल लिए। कौन से मैट्रिक्स का? ए का। तो ये था आपके पास 3x3 के लिए। अब देखिए अगर 2x2 का दिया रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर 2x2 2x2 ऑर्डर का अगर बी कोई मैट्रिक्स दिया है, लिखा है 2 4 1 3 ऐसा। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि जब M11 निकालेंगे तो सोचिए इस 2 से रिलेटेड रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? अकेला 3 बचेगा। 3 बचेगा। अगर केवल 3 बचेगा तो क्या हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। अब ऐसे ही सोच के बताइए M12 कितना? M12 इसके लिए निकाल रहे थे तो इसका रो और कॉलम छोड़ दिए तो क्या बच गया? 1। M21 इसके लिए कैलकुलेट करना है तो इसका कॉलम और रो छोड़ दें, क्या बचेगा? 4। M22 यानी इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका कॉलम और रो छोड़ दिए, क्या बचेगा? 2। यानी कि जो माइनर मैट्रिक्स फॉर बी होगा वो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 फिर 1 फिर उसके बाद 4 और 2। एक बार इसको और इसको रिलेट करके देखिए तो क्या पता चला आपको? सम जो है सम नहीं, डायगोनली इंटरचेंज, डायगोनली इंटरचेंज हो गया ना? यस सर, अरे देखिए यस सर, 2 3 जो था वो 3 2 बन गया, जो 1 4 था वो 4 1 बन गया। ठीक है, तो डायगोनली क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि अगर 2x2 में हम लोग से माइनर पूछा तो हमको इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है C, ठीक है, C नहीं यूज करते हैं हम, इसका यूज होगा E यूज करते हैं। ठीक है, लिखा है 1 -1 0 और 5। बोलिए तो माइनर ऑफ E कितना होगा? डायरेक्ट बोलिए। 5 0 -1 1 एकदम ठीक। देखिए 1 5 किस में चेंज हो गया? 5 1 में। 0 -1 किस में चेंज हो गया? -1 0 में। मिल गया हम लोग को माइनर। ठीक है, तो 2x2 में कोई दिक्कत नहीं रहता है, ना माइनर में, ना कोफैक्टर में, ना एडजॉइंट में। मुश्किल खड़ा कहां से होता है? 3x3 से। तो 3x3 का माइनर कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। ठीक है, यहां बोर्ड पे जितना भी पार्ट लिखा है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो या डाउट हो कि वो ये नहीं वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी? ठीक है, मैट्रिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर कैरी करेगा और डिटर्मिनेंट 4 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, और कंपटीशन में क्या स्कूल का सर इन्वर्स वाला करा रहे हैं, मतलब 1.5 पेज का एक एक आंसर है। हाँ, ये मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा होता ही है, मतलब इसका हर एक पार्ट है ना लेंदी जाएगा। ठीक है, ये छोटे में जो ट्रिकी होता है वो इससे पहले देखे ना क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बनता है, बस वही सब होता है। बाकी कोई भी पार्ट होगा वो लंबा लंबा जाएगा। अभी हम आपको इन्वर्स में 4 स्टेप बताए ना, 4 स्टेप में से एक स्टेप माइनर निकालना है। वो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको छोटा करवा देंगे, मतलब कि एक बोर्ड में आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर फुल लेंथ में आप चलेंगे ना तो कम से कम 3 बोर्ड लगता है इन्वर्स निकालने में। ठीक है, तो पहले तो बताएंगे डिटेल वे में, मगर सेकंड क्वेश्चन से क्या होगा ना, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। यहीं पे देखे नहीं, माइनर निकाले तो 3 4 चले हम लोग एक्सप्लेन तरीके से, बाद में हम लोग उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगे ना, बस ऐसे ही इन्वर्स में भी होगा। तो आपको हम वो क्वेश्चन छोटा करना बता देंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जब आता है या बोर्ड में तो वो कितने मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स का है शॉर्ट में बनाइए, अगर 6 मार्क्स का है लॉन्ग में बनाइए, क्योंकि इन्वर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 4 नंबर से कम में नहीं आता है कभी। ठीक है, हम तब तक रब कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसका माइनर निकालिएगा।
फाइंड जो लिख रहे हैं वही निकालिएगा। फाइंड M32 M12 M33 M21 M13 4 A is equals to 2 1 minus 1 minus 2 0 1 1 0 0 निकालिए। इसमें जो माइनर बोला गया है बस वही निकालिएगा, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए। आज बहुत बच्चा नहीं था, इसमें भी आया कितना 22-23 लोग क्लासे तो कर रहा था। अभी कितना है? 17 बस 0 क्या आया? सब जीरो आया? नहीं सर, 4 0 आया, 1 2 आया। 4 0 आया, 1 2 आया। देखिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें M32, ठीक है, M32, तो M32 कहने का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 और फिर से -2 0। समझे ना? अगर नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद M12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी इसका बात हो रहा है, ये है 1 2, ठीक है। इसके लिए कॉलम रो छोड़ के 0 -1, ठीक है। फिर निकालना था M33 का मतलब ये हो गया, ये है 33, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कॉलम और रो छोड़ के 0 +2 यानी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद M क्या चाहिए हम लोग को? 21 के लिए 21 कौन होता है? ये वाला होता है 21। तो 21 के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसका कॉलम और रो छोड़ के कितना? 0 0। फिर M13 होता है ये वाला 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके लिए कॉलम और रो छोड़ दें तो 0 -0 0 हो जाएगा। ये आएगा आपके पास, ठीक है। सबका आंसर आ गया था? किसी का कोई डिफरेंट या कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया? हो गया? नेक्स्ट पार्ट इसी में कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स को Cij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स को Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो Cij दैट इज इक्वल्स टू -1 का पावर i प्लस j और इनटू Mij। मतलब क्या हुआ? i आप समझ रहे हैं, i ये रो नंबर है वेयर एलिमेंट एग्जिस्ट, जहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वेयर एलिमेंट एग्जिस्ट। दूसरा j, ये कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर वेयर एलिमेंट एग्जिस्ट, जहां पे कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वेयर एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो i और j, -1 का पावर i प्लस j, अगर ऑड आया तो नेगेटिव, इवन आया तो पॉजिटिव, और उसके साथ में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया किताबी भाषा कि हाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। आसान तरीके से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिएगा। मान लेते हैं जैसे
किसी भी एक मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकाल लिए, कैसे निकालते हैं वो आप समझ गए, 1 2 M1 3 वो तो हम लोग डील किए ना अभी, 2 1 M2 2 M2 3 M3 1 M3 2 M3 3। और क्या करना है, इसके ऊपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। क्या साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप क्या कीजिए कि इस पूरे साइन कन्वेंशन को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, आपको कोफैक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइन उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, आपको कोफैक्टर्स मिल जाएगा। यानी कि कोफैक्टर जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, प्लस में M11, माइनस में M12, फिर प्लस में M13, माइनस माइनस M21, प्लस M22, माइनस M23, फिर प्लस में M31, माइनस M32 और प्लस में M33, ठीक है। आप इसको चेक करें थोड़ा, देखिए 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो 2 होने के कारण पॉजिटिव, ये वाला चीज यहां से समझे, -1 का पावर 1 + 1 2, तो ये पॉजिटिव हो गया। 1 + 2 3 होता है, तो ये नेगेटिव है। 1 + 3 4 होगा, 4 मतलब इवन, इसलिए ये पॉजिटिव है। आप जिस किसी को भी देखेंगे आईजे को ऐड कीजिए, अगर वो ऑड है तो नेगेटिव लगाना है, अगर वो इवन है तो नेगेटिव नहीं लगाना है। कोफैक्टर का पूरा कैलकुलेशन माइनर के बेसिस पे होता है। पहले माइनर निकालते हैं, उस पे ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हमको कोफैक्टर मिल जाता है, ठीक है। एक कोफैक्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है 1 3 1 0 1 1 2 1 -1, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है। और हम लोग से ये बोला गया कि सी कोफैक्टर क्या होगा, पूरा निकाल लेते हैं, छोड़िए 1 2 नहीं, पूरा निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स क्या होगा वो निकालना हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। चलिए माइनर 1 के लिए बताइए क्या होगा, -1 -1 -2। 3 के लिए क्या आएगा, 0 -2। 1 के लिए क्या होगा, 0 -2। इस 0 का क्या आएगा, -3 -1 -4। इस 1 का क्या होगा, इस वाले 1 का क्या होगा, -1 -2 -3। इस 1 का क्या आएगा, 1 -0 1। 2 के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, 3 -1 2। घर पे खुद से लिख के ट्राई कीजिएगा, आपको फ्लुएंसी मिल जाएगा। अभी अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया कि सर वो 2 कैसे हो गया, -3 कैसे हो गया, हमसे पूछ लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इस 1 के लिए इसका कॉलम रो छोड़ के 1 -0, इस -1 का 1 -0 1 मिल गया माइनस ये। हाँ इसके लिए लिख रहे थे ना, हाँ ठीक। और किसी एलिमेंट में कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। 2 3 वाले में 2 3 मीन्स ये इसमें ना, हाँ ठीक। इस 1 के लिए निकालेंगे तो इसका हम लोग रो छोड़ दिए और कॉलम छोड़ दिए, तो ये कितना आया 1। अच्छा -6, देखिए ठीक एकदम सही। इसके लिए जब माइनर कैलकुलेट किए तो 1 -6 -5 होगा, यही ना, -5 ना, हाँ ठीक। और देख लीजिए, और किसी में दिक्कत, और ठीक है, यस सर। ठीक चलिए ठीक। ये माइनर निकल गया। अब को फैक्टर लिखना है, तो को फैक्टर के लिए आप बताते चले प्लस की माइनस, इसको देखिएगा पता चलेगा। इसका क्या मीनिंग है ना, प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस लिखा है तो साइन चेंज होगा, ठीक है। प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस लिखा है तो साइन चेंज होगा। तो को फैक्टर जब निकालेंगे यहां के लिए देखते चलिएगा, -2 ये क्या होगा, -2 ये +2, ठीक है, तो ये 2। अब ये कैसा,
माइनस, माइनस ये कैसा 4 +4, ये कैसा, -3 इसका साइन चेंज होगा, +5 इसका साइन चेंज नहीं होगा, 2 इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज 1 नहीं होगा। ठीक है, मिल गया हम लोग को कोफैक्टर। देखिए डायरेक्ट मैट्रिक्स माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लिया हम लोग। कोफैक्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत आप लोग को?